chemistry involve the various type of reaction, और हर रिएक्शन में देखो कि अब प्रोडक्ट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं। ओके, प्रोडक्ट के साथ क्या मिल रहा है? बाय प्रोडक्ट। ओके, एंड यू नो दैट सर्टेन केमिकल्स आर वेरी hazardous which create lots of problem to the human being and also for the atmosphere, that is for the environment. Hence there is a need of new branch of the science, that is new branch of chemistry, which deals with this the removal of the harmful effects of the chemicals from the environment and which are beneficial to the human being. Hence the invention of the green chemistry takes place. So green chemistry and nanochemistry. So it consists of two parts. पहला part है green chemistry and second part है nanochemistry. Sit down. Okay, so green chemistry deals with the preparation of less hazardous substance. और देखो for example कोई chemical reaction हो रहा है, ओके, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस जिसमें प्रोडक्ट तो बन रहा है। कंसीडर, अभी मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं चाहिए। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल A plus B गिव राइज टू अ फॉर्मेशन ऑफ C. C इज आवर मेन प्रोडक्ट, लेकिन C के साथ सर्टेन अमाउंट ऑफ D इज फॉर्म जो हमारे काम का नहीं है, लेकिन रिएक्शन में बन रहा है। इट मीन्स इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसे? सो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जिसमें ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है। बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है विच इज अ वेस्टेज। अभी ये वेस्टेज जो है वो क्या कर रहा है? एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन चाहिए उसके बाद, ठीक है। देन दिस बाय प्रोडक्ट ऑल्सो हजार्डस। समझ में आ रहा है? तो ग्रीन केमिस्ट्री में ऐसे एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि ये बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म ना हो। ओके, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वाज गिवन बाय द एनास्टस। एनास्टस इज सेड टू बी द साइंटिस्ट, एनास्टस है, उसको कहा जाता है फादर ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। ओके, उन्होंने ये जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो कंसेप्ट सबसे पहले डेवलप किया था। अकॉर्डिंग टू एनास्टस, green chemistry is based upon 12 principles. There are 12 principles of the green chemistry. अगर ये 12 principle को हमने फॉलो किया तो जो केमिकल के वजह से होने वाला जो पोल्यूशन है, ओके, जो ह्यूमन बीइंग को और एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है वो मिनिमाइज हो जाएगा। सेकेंड थिंग, कॉस्ट इफेक्ट, कॉस्ट जो बढ़ रहा है केमिकल रिएक्शन में वो कम हो जाएगा एंड लेस अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर यूज। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बिना केमिकल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन हम सॉल्वेंट का क्वांटिटी डिटरमाइन नहीं करते, हम एक्सेस में सॉल्वेंट लेते हैं। तो जितना यूज होना है उतना सॉल्वेंट यूज होता है, बाकी का क्या होता है? वेस्टेज। ओके, एंड दैट्स व्हाई द केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शन में लगने वाला जो कॉस्ट है वो बढ़ता है। उसके बाद हर केमिकल रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व या इवॉल्व होती है। यस, तो एनर्जी भी रिक्वायरमेंट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया एंड थर्ड इज द पोल्यूशन। ठीक है, जैसे आपने पता यूरिया बैन हो गया, अभी यूरिया यूज नहीं करते एज अ फर्टिलाइजर, डीडीटी यूज नहीं करते क्योंकि ये क्या करते थे? एनवायरमेंट को पोल्यूट करते थे। हेंस देयर इज अ नीड ऑफ जनरेटिंग द सेफर केमिकल्स फॉर द ह्यूमन बेनिफिट। हेंस दैट दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड एंड इट इज टोटली थ्योरेटिकल। ओके, मैं लिख के कम दूंगी आपको, घर में मैं बोलूँगी वो लिख के लाना है। ओके, सो नेम ऑफ द लेसन इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड nano chemistry. Okay, so what is meant by green chemistry? So green chemistry was invented to minimize the problem of energy crisis and pollution. Why green chemistry is developed? Concept of green chemistry was developed to minimize, क्या minimize करना है? The problem of energy crisis and pollution। जो केमिकल की वजह से होने वाला एनर्जी रिक्वायरमेंट है और जो पोल्यूशन है उसको अवॉइड करने के लिए न्यू कंसेप्ट जनरेट हुआ जिसको कहा गया ग्रीन केमिस्ट्री। इट इज अ
ओके, नया कंसेप्ट है, 3 साल हो गए ये इन्वॉल्व किया स्टडी में, पहले नहीं था ये लेसन, टोटली न्यू लेसन है. सो ग्रीन केमिस्ट्री वाज डेवलप्ड टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी क्राइसिस एंड पोल्यूशन. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई एनर्जी green chemistry, the branch of new chemistry called as green chemistry was developed. Why developed? Why it is developed? It is developed to minimize the problem of energy crisis and pollution. Okay. So what is green chemistry? Look at the page number 340. Green chemistry is an approach to the chemistry that aim to minimize the efficiency and minimize the hazardous effect on human health and environment. यही बताया है कि केमिकल्स की वजह से लगने वाली एनर्जी एंड उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ऑन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट को मिनिमाइज करने के लिए या टोटली रिड्यूस करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री इन्वेंट हुई है. सो प्लीज अंडरलाइन, green chemistry is an approach to the chemistry that aim to maximize the efficiency and minimize the effect on human health and environment. The concept of green chemistry was given by Paul T. Anastas, called as father of green chemistry. Word को याद रखना, Paul T. Anastas, called as father of green chemistry. According to Paul T. Anastas, green chemistry is the use of chemistry for pollution prevention by environmentally conscious design of chemical products and possesses that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substance. Underline. So there are two definition of green chemistry. First is a general definition जो है green chemistry is an approach to chemistry that aim to maximize the efficiency and minimize the hazardous effect on human health and environment. And second definition is given by Paul T. Anastas. Green chemistry is the use of chemistry for pollution prevention by environmentally conscious design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substance. मतलब केमिकल रिएक्शन होते समय जो भी hazardous substance जनरेट हो रहे वो नहीं होने चाहिए, इसीलिए सेफर डिजाइन मतलब सेफर केमिकल प्रोसेस डेवलप करना जिसमें ये केमिकल्स डेवलप ना हो. समझ में आ रहा है? एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन केमिस्ट्री. Who invented branch of this new chemistry? Paul T. Anastas, called as father of green chemistry. To reduce the impact of energy crisis, pollution and save natural resources, we need to implement 12 basic principles. कितने principles हैं? There are 12 basic principles of green chemistry. कितने principle हैं? Given by Paul T. Anastas. Okay? There are 12 basic principles of green chemistry given by Paul T. Anastas. Okay? So before moving to the Paul T. that 12 principle given by Paul T. Anastas, एक important topic है sustainable development. What is meant by sustain? Sustain होना. क्या होता है sustain होना? अभी देखो अभी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी आपदा आई थी, दैट इज द कोविड, है ना, कोरोना. सो कोविड-19 में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी मतलब चली गई. ओके, एंड लेकिन हमने सस्टेन किया, मतलब क्या किया, हमने सरवाइव किया. जैसे डायनासोर ने सरवाइव नहीं कर सके ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, वो डिमिनिश्ड हो गए. ओके, तो जो सस्टेन करता है, अभी सस्टेन करने के लिए 2 इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया. एक खुद में चेंजेस लाना. समझ में आ रहा है? जो खुद में चेंज इन एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद में चेंजेस लाता है. और दूसरा कि उसका हम बोल सकते हैं कि पेशेंस कितना है, मतलब पावर कितना है. सो पावर एंड सेकेंड इज चेंजेस. तो ये जो जिनमें होता है वो क्या करता है, सस्टेन करता है. तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमें जो नेचर में अवेलेबल है उस चीज़ों को यूज़ करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो. समझ में आ रहा है कि हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसको यूज़ करें, लेकिन विदाउट कॉम्प्रेसिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू यूज इट.
क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि कुछ साल के बाद ये पेट्रोल एंड डीजल अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली इसको यूज करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये नहीं होंगे। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अभी से हमने अगर ऐसे अरेंजमेंट किया कि हम अदर सोर्सेज पेट्रोल एंड डीजल के साथ अदर सोर्सेज को यूज करें तो हम इसको बचा सकते हैं फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। एक आर्टिकल में पढ़ा था कि 2050 तक हर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल है मतलब परसेंटेज है, हम 21% बोलते हैं, वो कब गिना था पता नहीं, है ना। तब अभी भी वो 21% होगा। इस रूम में अगर हमने ऑक्सीजन मेजर किया तो इट विल बी 21%। नो, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, हम ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं, तो 21% होगा फिर हम बता नहीं सकते। एंड इट विल बी डिक्रीज, 21% से नीचे होगा, ऊपर तो होगा ही नहीं। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी डे बाय डे डिक्रीज हो रही है और 2050 तक हर किसी को इंडिविजुअल ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ेगा। एक मैंने आर्टिकल में पढ़ा था। ओके, तो इसी तरह अगर हम खुद के लिए सोचेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये हमें ध्यान रखना है कि वी यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बट विदाउट कॉम्प्रेसिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू यूज इट। ओके, सो व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Sustainable development is a development that meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Okay, what is the sustainable development? क्वेश्चन आया है ये पीछे एक्सरसाइज में। अंडरलाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their own need। मतलब हमें तो हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है, लेकिन हमारी ज़रूरत पूरे करते करते हम हमारे फ्यूचर जनरेशन की जो ज़रूरत है उसको नष्ट ना करें। समझ में आ रहा है? जैसे ऑयल है, डीजल है, नेचुरल गैसेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है? इनको हमको बचा कर रखना है खुद के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए। एंड दिस इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेन करने के लिए जो हम पे हमारे इसमें चेंजेस एडेप्टेशन करना है, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर एवरीवन? ओके, सो व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री? देयर आर टू डेफिनेशन, आप कोई भी लिख सकते हो। ग्रीन केमिस्ट्री इज एन अप्रोच टू केमिस्ट्री दैट एम टू maximize the efficiency and minimize the hazardous effect on human health and environment. Paul T. Anastas is called as the father of green chemistry क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये इन्वेंट किया था concept of green chemistry. Okay, second definition क्या है? Green chemistry is the use of chemistry for pollution prevention by environmentally conscious design of chemical products and process that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substance. क्या एम है ग्रीन केमिस्ट्री का? टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी क्राइसिस एंड पोल्यूशन, और आप लिख सकते हो एंड टू सेव द नेचुरल रिसोर्सेज। और एक एम है एंड सेव नेचुरल रिसोर्सेज। So this is the aim of green chemistry. The green chemistry is deal with the 12 basic principle given by Paul T. Anastas called as basic principle of green chemistry. Next concept था sustainable development. क्या होता है sustainable development? Sustainable development is the development that meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. And sustainable development is possible using these 12 principle of basic chemistry. Clear everyone? यहाँ तक क्लियर है? सबने डेफिनेशन मार्क कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको यही लिखना है कि व्हाट इज द एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, हु इन्वेंटर ग्रीन केमिस्ट्री, देन टू डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, 12 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो अंडरलाइन कर लिया सबने? नाउ लेट्स डील विद द 12 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सो फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। क्या है पहला प्रिंसिपल? प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। सेकेंड, एटम इकोलॉजी।
design safer chemical, designing safer chemical. Fifth one, IMP, use of safer solvent and auxiliaries. इसको करो, IMP करो, एटम इकोनॉमी को भी IMP करो. यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज. ऑक्सिलरीज मतलब जो मतलब हेल्पिंग रिएजेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरीज. सिक्स्थ वन, डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशिएंसी. सिक्स्थ वन, डिजाइनिंग फॉर एनर्जी इफिशिएंसी. सेवन, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक. मतलब जो रिन्यूएबल मतलब जिसको हम जनरेट फिर से जनरेट कर सकते हैं, ऐसे चीजों को हमें यूज करना है. एट कौन सा है? Reduce derivatives, that is minimization of step. Ninth one, use of catalysis. 10, design for degradation. 11, real-time analysis, pollution prevention. And 12, safer chemistry for accident prevention. So using these 12 principles, we can achieve this aim of the green chemistry, that is the reduce the problem of energy crisis, pollution prevention, and save the natural resources. Okay, so let's see the 12 principle one by one. What is the first principle? Prevention of waste और बाय प्रोडक्ट. अभी मैंने बताया था, फिर मैंने एक रिएक्शन है जिसमें A and B रिएक्ट होकर C बना रहे हैं, लेकिन C के साथ D भी बन रहा है. तो D क्या है यहाँ पे? बाय प्रोडक्ट और वेस्ट. तो वी हैव टू डिजाइन अ केमिकल सिंथेसिस जिसमें बाय प्रोडक्ट कम बने या ना बने. ओके, सो व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल इज, सो 12 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. जिसमें फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ और बाय प्रोडक्ट. Okay, now consider the reaction chlorination of methane. So methane undergo chlorination to form methyl chloride. क्या चाहिए हमें? methyl chloride. So one of the chlorine replace the hydrogen to form CH3Cl. ये हमारा main product है. But along with this, one of the hydrogen and one chlorine जो बचा हुआ है, वो क्या बना रहा है? HCl. So हमें चाहिए था methyl chloride, लेकिन methyl chloride के साथ कौन बन रहा है? क्या बन रहा है? So HCl is a byproduct, which is also waste. Okay, so we have to design a chemical synthesis जिसमें जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. बेटा अभी देखो, बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दोनों भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैस है, ये भी गैस है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए. अभी हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सेपरेट इट. दोनों को सेपरेट करने के लिए अलग से प्रोसेस करनी पड़ेगी. उसके बाद दोनों का फिल्टरेशन करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करवाना पड़ेगा. मतलब स्टेप्स बढ़ गए, स्टेप बढ़ गए तो पैसे भी मतलब कॉस्ट भी बढ़ेगा. ठीक है, एंड उसके बाद जो HCl फॉर्म होगा उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, लेकिन ये सब स्टेप करने पड़े. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द मेथड जिसमें ये बाय प्रोडक्ट या वेस्ट कम बने. ओके, सो what is the main aim of this principle? To give priority for the prevention of waste rather than cleaning up or treating the waste after it has been cleaned. मतलब वेस्ट बनना ही नहीं चाहिए. वेस्ट को रोकने के लिए हमें ऐसे केमिकल सिंथेसिस यूज करने हैं जिसमें वेस्ट ना बने, मतलब बाय प्रोडक्ट ना बने. रादर दैन वेस्ट बनने के बाद उसको सेपरेट करो, उसको ट्रीट करो और उसको प्यूरिफाई करो. क्लियर? जैसे यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट था मिथिल क्लोराइड, लेकिन मिथिल क्लोराइड के साथ क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड. तो पहले हम दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब मिथिल क्लोराइड और HCl को सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब उसको ट्रीट करना है, उसके बाद उनका प्यूरिफिकेशन करना है. लेकिन अगर हमने ऐसी एक प्रोसेस जनरेट की जिसमें HCl बनेगा ही नहीं, मतलब सिर्फ कौन रहेगा? मिथिल क्लोराइड. और मिथिल क्लोराइड बनेगा तो वो प्योर फॉर्म में रहेगा, मतलब उसको सेपरेट करने की जरूरत है. डायरेक्टली हम प्यूरिफिकेशन में जाएंगे, मतलब
एक तो पोल्यूशन बच गया, मतलब एसिड नहीं बनेगा, वेस्ट नहीं बनेगा, और दूसरा जो हमारा कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? नाउ इसका इलस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिंसिपल के साथ इलस्ट्रेशन मतलब और एग्जांपल भी देते हैं। सो टू डेवलप द जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसको अचीव करने के लिए हमें क्या यूज करना है? ZWT। व्हाट इज मीन बाय ZWT? जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। सो टू अचीव दिस प्रिंसिपल, we'll see कि हमें ऐसे केमिकल सिंथेसिस यूज करना है जहाँ पे वेस्ट ना बने, rather than treating or separating or cleaning up for the waste. So this can be achieved by using zero waste technology. Zero waste technology मतलब हमें वेस्ट जनरेट ही नहीं होने देना है। अगर वेस्ट जनरेट ही नहीं होंगे तो प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन का कंसेप्ट होगा ही नहीं। So in terms of ZWT, in a chemical synthesis, waste should be zero or minimized. It also aims to use the waste product of one system as a raw material for the another system. This is also one of the important point. मतलब एक प्रोसेस में जो वेस्ट हो रहा है, मतलब एक प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट होगा मतलब वेस्ट होगा, इट विल बी द मेन इंग्रेडिएंट फॉर द सेकेंड प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो कोल बर्न होता है उसकी ऐश बन जाती है। नाउ दिस ऐश इज वेस्ट फॉर द दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थर्मल पावर स्टेशन। ओके, थर्मल पावर स्टेशन में कोल बर्न होता है और ऐश क्रिएट होती है। अभी वो ऐश थर्मल पावर स्टेशन के कुछ काम की है क्या? उनके लिए वो वेस्ट है, लेकिन उस ऐश से हम ब्रिक या सीमेंट में डालकर अच्छी क्वालिटी, क्योंकि जो ऐश होता है उसमें जो सल्फर के कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, कार्बन भी है, मतलब हार्ड ब्रिक एंड सीमेंट, अच्छे क्वालिटी का सीमेंट बना सकते हैं। क्लियर? मतलब जो थर्मल पावर स्टेशन के लिए जो वेस्ट है वही ब्रिक इंडस्ट्री या सीमेंट इंडस्ट्री के लिए वो ऐश काम की चीज़ है। समझ में आ रहा है? तो पहला एम है कि ZWT मतलब जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करो। सेकंड है कि वेस्ट फॉर वन प्रोसेस, वेस्ट जनरेटेड इन वन प्रोसेस कैन बी यूज इन another process, can be used in another process. Got it everybody? What is the aim of this principle? To minimize or avoid the preparation of waste rather than treating or cleaning. Okay, this can be achieved by using the two ways. पहला zero waste technology, जिसमें वेस्ट को मिनिमाइज करना है या स्टॉप करना है। लेकिन अगर ऐसे हमारे पास चॉइस ही नहीं है, कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें वेस्ट बन ही रहा है, तो उस वेस्ट को हम दूसरे प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, इन थर्मल पावर स्टेशन द बॉटम ऐश ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री टू मेक द गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक अंडर लाइट। ठीक है, एज इट इज अ थ्योरेटिकल लेसन, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। ओके, व्हाट इज ये प्रिंसिपल का एम समझ में आया? कैसे अचीव करना वो समझ में आया? एग्जाम्पल, ओके, द बॉटम ऐश प्रोड्यूस इन अ थर्मल पावर स्टेशन कैन बी यूज्ड इन सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री, एंड दिस सेकंड इज द इफ्लुएंट कमिंग फ्रॉम द वॉशिंग मशीनरीज। मशीन में जो वाटर यूज करते हैं धोने के लिए, इफ्लुएंट, इट कैन बी यूज एज अ कूलेंट फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन में उस वाटर को हम एज अ कूलेंट यूज कर सकते हैं। ओके, सोचने में ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इट कैन बी अचीव विद द प्रॉपर प्लानिंग एंड द डिजाइनिंग। ठीक है, इसको अचीव कर सकते हैं। सो व्हाट आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट? द बॉटम ऐश ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री। सेकेंड, effluent coming from the cleaning of the machinery part may be used as coolant water in thermal power station. Okay, मतलब एक के लिए जो रॉ है दूसरे के लिए वो यूजफुल है। So in this way we can prevent the wastage, that is waste or byproduct during the chemical synthesis. Clear everyone? किसी को प्रॉब्लम है? Now second is atom economy.
ओके, ना ध्यान दो, अगर मैं कोई एक रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल यही एक रिएक्शन ले लो, CH4 प्लस Cl2 रिएक्ट टू फॉर्म CH3Cl प्लस HCl, मेरा मेन प्रोडक्ट कौन है, मिथिल क्लोराइड। लेकिन ये दोनों तो 100% ले रहे हैं आप, यस रिएक्टर 100% है, लेकिन ये जो मिथिल क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इट इज फाउंड टू बी ओनली 45%। मतलब 100% रिएक्टेंट जब मैं दे रही हूँ, मुझे प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, मतलब 55% क्या है, वेस्ट। इज इट आता, मतलब ये इकोनॉमिकली मुझे नहीं है, ये रिएक्शन मेरे बेनिफिट के लिए है क्या, क्योंकि मैं 100% देंगे, मेरा 100% रिएक्टेंट लगा रही हूँ, लेकिन प्रोडक्ट मुझे कितना मिल रहा है, ओनली 45%। तो ऐसे रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं क्या, जिसमें प्रोडक्ट ओनली 45% बन रहा है। इसीलिए लास्ट ईयर याद है हमने जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, उसमें 3 टाइप के प्रिपरेशन हमने पढ़े थे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है, अगर मैं मेरी कोई इंडस्ट्री है जिसमें मैं यह मेथड यूज करूंगी, अगर मुझे मिथिल क्लोराइड चाहिए और वो बन रहा है ओनली 45%, तो मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूंगी, और उसके साथ 55% वेस्ट भी बन रहा है, मतलब ये एनवायरमेंट के लिए भी हजार्डस है। सो इट इज अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन। तो वी हैव टू चूज दोज मेथड जिसमें हमें परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट क्या मिले, ज्यादा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एटम इकोनॉमी। Okay, so atom economy measures the amount of atoms from the starting material that are present in useful product at the end of the chemical process. Underline, क्या measure करता है atom economy? Atom economy measures the amount of atom from the starting material. बेटा starting material मतलब reactants that are present in useful product. Okay, देखो पूरे प्रोडक्ट में नहीं बोला है, यूजफुल प्रोडक्ट एट द एंड, मतलब हमें मेजर करना है कि हमने जो रिएक्टेंट लिया था उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है यूजफुल प्रोडक्ट में एट द एंड ऑफ द केमिकल सिंथेसिस। अंडरलाइन किया, एटम इकोनॉमी क्या होता है, एटम इकोनॉमी इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एटम फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन यूजफुल प्रोडक्ट। यूजफुल प्रोडक्ट मतलब जो हमारे काम का है, बाकी का क्या होता है, बाय प्रोडक्ट। ओके, सो गुड एटम इकोनॉमी मींस मोस्ट ऑफ द आइटम फ्रॉम रिएक्टर आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर हमने 100% लिया है, अब उसका सपोज 90% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस इट इज अ गुड एटम इकोनॉमी। लेकिन ऐसा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 100 में से सिर्फ 45% मिल रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन एटम इकोनॉमी के हिसाब से पुअर है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। ओके, सो कंसेप्ट ऑफ एटम इकोनॉमी गिव्स द मेजर ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। अंडरलाइन, व्हाट इज द एम ऑफ द एटम इकोनॉमी? द कंसेप्ट ऑफ एटम इकोनॉमी, पेज नंबर 141। The concept of atom economy measures the unwanted product produced in a given reaction. जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि 100% में से हमें सिर्फ 45% प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब 55% कौन है, अनवांटेड प्रोडक्ट मतलब वेस्ट। ठीक है, तो एटम इकोनॉमी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यूजफुल प्रोडक्ट कितना मिल रहा है और अनवांटेड प्रोडक्ट मतलब वेस्ट कितना क्रिएट हो रहा है। What is the formula for the atom economy? Atom economy is equal to formula weight of the desired product divided by sum of the formula weight of the all the reactant involved in the reaction multiplied by 100 as it is percentage. So atom economy is equal to formula weight of the फॉर्मूला वेट मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो हमें चाहिए डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ द ऑल रिएक्टर। इन्वॉल्व इन द रिएक्शन multiplied by 100. Take an example. Conversion of butane 1 all to
to 1-bromobutane. Conversion of butanol to 1-bromobutane. Yes, यहाँ पे जो reagent लिया हुआ है NaBr in H2SO4, the reaction is CH3, CH2, CH2, CH2OH plus NaBr plus H2SO4. So these are the reactant in the chemical reaction. This is the butanol. Butane को फर्स्ट पोजीशन में OH प्रेजेंट है इसलिए इसको कहा जाता है butanol. This is sodium bromide in H2SO4. It gives CH3, CH2, CH2Br, CH2Br मतलब 1-bromobutane. ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, लेकिन 1-bromobutane के साथ बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है जो है NaHSO4 plus H2O. So this is our बाय प्रोडक्ट और वेस्ट. तो ये आप कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो ये है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एटम इकोनॉमी? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एटम इकोनॉमी ऑफ दिस रिएक्शन. अगर आपको कोई भी रिएक्शन दी जाएगी, यू हैव टू फॉलो द सेम सीक्वेंस. आपको सबसे पहले हर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास मतलब फार्मूला मास निकालना है. देन जो भी प्रोडक्ट है उसके फार्मूला मास को से डिवाइड करना है मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ इसको हम कंडेंस फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे. कितने कार्बन है? 1 2 3 4. एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 3 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1. एंड कितना ऑक्सीजन है? 8. ओके, यहाँ पे भी कंडेंस कर लेंगे. 3 plus 2 कार्बन हो गए 4. 3 plus 2 5 plus 2 7 7 plus 2 9 Pr. Now you can calculate the atomic mass. What is the atomic mass of the bromine? Bromine का atomic mass? अरे ब्रोमीन का atomic mass कितना है? अच्छा, हाइड्रोजन का, कार्बन का कितना है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम 23, हाइड्रोजन अगेन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16. ब्रोमीन का 79. एक बार कंफर्म कर लेते हैं. 79 है. ओके, चलो कैलकुलेट करो. तब तक बाकी की बात कैलकुलेट करो. 79.9 मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 80. ओके, 79.9. तो कंसिडर इट इज एज 80 क्योंकि राउंड ऑफ करने में आपको इजी जाएगा. सो पुट द वैल्यू. कार्बन का कितना है? 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 23, ब्रोमीन का 80, हाइड्रोजन H2SO4 का लर्न हो गया क्या? 98. ओके, कैलकुलेट करो चलो फटाफट. यहाँ पे सिर्फ इसका ही करना है. ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट बोला है, यही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये हमारे वेस्ट है तो उसको कंसिडर नहीं करना है. हाँ, कितना आया? C4H10O का कितना आया? अरे बेटे आप लोग कैलकुलेट करो. कार्बन का कितना पुट करोगे? 12 into 4 plus 10 into 1 plus 16 74 plus NaBr 23 plus 18, सोडियम का 23, ब्रोमीन का 80 103 प्लस H2SO4, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 98. ओके, नाउ अगेन हियर कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1, ब्रोमीन का
80 आ गया। कार्बन का 12 4 into 12 plus 9 into 1 and bromine 80 enjoy बेटा 137 इनके एडिशन की कितना आया 175 ओके डिवाइड 137 डिवाइडेड बाय 175 मल्टीप्लाइड बाय 100 अरे 275 आएगा 275 ओके सो एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू 137 अपॉन 275 multiplied by 100 take a log take a help of log and calculate the answer ओके मेन प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है 49.82% इसका मतलब 50% प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और 50% क्या है वेस्ट तो इज इट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-bromobutane अगर 50% लॉस हो रहा है तो ये मेथड अच्छी है क्या 1-bromobutane को बनाने के लिए नो तो वी हैव टू थिंक अबाउट द सेकंड मेथड अगर 75 के ऊपर अगर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी गुड मेथड समझ में आ रहा है मिनिमम कितना होना चाहिए 75 अगर 75 के ऊपर अगर आपको अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है तो दैट इज द गुड मेथड लेकिन अगर 75 के नीचे मिल रहा है इसका मतलब दिस मेथड इज नॉट गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड एंड वी हैव टू थिंक अबाउट द अनदर मेथड सो व्हाट डिड एवरीबॉडी व्हाट इज मीन बाय एटम इकोनॉमी सो यू हैव टू राइट दिस इन योर कॉपी राइट टुडेज डेट सारे जितने भी डेफिनेशंस बताए और दो प्रिंसिपल आपको लिखना है उसके अलावा आज मैं सॉल्यूशन लेसन के आपको सेंड करूंगी क्वेश्चन बैंक एंड यू हैव टू सॉल्व इन क्वेश्चन बैंक अपने कॉपी बना ली क्वेश्चन बैंक की जो स्टूडेंट